अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आर एस लर्निंग जोन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये 5 to 9 फाइनल टाइम शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 13, टेक्नोलॉजी फॉर टीचिंग एंड लर्निंग L2 लिसनिंग। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखें, आज इस चैप्टर में ना हमने जो एक मेन चीज़ पढ़नी है वो है लिसनिंग और टेक्नोलॉजी का जो ताल्लुक है ना, इस चीज़ को, लिसनिंग जो हमारी सुनने की सलाहियत है और टेक्नोलॉजी को। अब यहाँ पर कुछ हमारे पास मेन जो टॉपिक्स हैं दिए हुए हैं, डिजिटल अफोर्डेंस एंड न्यू लिसनिंग कॉन्टेक्स्ट। अब इसमें क्या है, एक तो आप याद रखें ना, अच्छा यहाँ पर ना अफोर्डेंस का जो वर्ड है वो बार बार यूज़ होगा। अफोर्डेंस जो है, अब इसकी अगर कॉन्सेप्ट की बात करें कि ये क्या चीज़ है, तो नॉर्मन 1988 में इनके मुताबिक जो अफोर्डेंस है ना बच्चों, उसका मतलब है कि वो पॉसिबिलिटीज़ जो एक यूज़र को ना किसी टूल में नज़र आती हैं, इसको कहते हैं अफोर्डेंस। अब यहाँ पर ना एक अगर हम एग्जांपल लें तो जैसे कि एक कैप्शन, एक वीडियो में ना कैप्शन या सबटाइटल का जो बटन होता है, अब ये यूज़र पर है कि वो इसको कैसे देखता है, इसको कैसे यूज़ करता है। अब कुछ के लिए ये क्या होता है, अ शॉर्टकट टू कंप्रीहेंशन दैट कैन प्रिविलेज रीडिंग ओवर लिसनिंग। अब यहाँ पर हमारे पास दिए हुए हैं ये, ठीक है। अब कुछ के लिए ये क्या है, एक ये शॉर्टकट है, यानी कि सुनने की बजाय उस चीज़ को पढ़ लेना, कैप्शन। और कुछ के लिए ये क्या है, नोटिसिंग है, यानी कि एक ना जो सुन भी रहा हो और देख भी रहा हो कि वर्ड क्या है और किस तरह से यूज़ हो रहा है। और कुछ के लिए ये क्या है, वोकेबलरी। कुछ के लिए ये है अ मीन्स टू आइडेंटिफाई एंड कैप्चर न्यू वोकेबलरी आइटम। न्यू, कुछ के लिए क्या है, वोकेबलरी कैप्चर करने का एक टूल है, ठीक है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक, आपके पास ना MCQs के लिए ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर ना आपके पास जो MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है वो ये है, ये चीज़ जो है ना, ये क्या कहते हैं, इन्होंने कहा कि जो अफोर्डेंस है ना, वो सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ नहीं बल्कि लिमिटेशंस भी हो सकती हैं, ठीक है। बच्चों, अब नेक्स्ट हमारे पास है टेक्नोलॉजीज़ फॉर लिसनिंग। इसमें क्या हमने पढ़ना है कि लिसनिंग सीखने के लिए ना हम कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं, उनके बारे में हमने पढ़ना है। अच्छा, यहाँ पर एक मेन जो सेकंड लास्ट लाइन है, ये आपकी ट्रू फॉल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। वन मेजर एरिया हेल्प ऑप्शन, हेल्प ऑप्शन ये डिवेल्प बाय कार्डिनस क्लोरस एंड ग्रुबा, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है डिजिटल डिवाइसेस एंड नेटवर्क। इसमें क्या है कि जो हाईलाइट आपने अच्छी तरह से देख लेना है, लैपटॉप और डेस्कटॉप के साथ साथ ना अब टैबलेट्स और स्मार्टफोन्स जो हैं ये सबसे आगे हैं, इस बात का आपको पता है। अब इसके अलावा जो DVD प्लेयर्स हैं, MP3 प्लेयर्स हैं, और उसके बाद और हो गए स्ट्रीमिंग प्लेयर्स हैं, यानी कि गूगल क्रोमकास्ट और एप्पल TV, ये भी यूज़ होते हैं। और आजकल के दौर में ना जो DVD जो है ना, CD और DVD, ये तो मतलब ज़माना नहीं रहा, ये ज़माना ख़त्म हो गया है। आजकल फिज़िकल जो CD और DVD होते थे उनका ज़माना। तो अब हम क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं, अब हम 3G 4G और ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके पास है FCC फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन, ये आपने याद रखना है। और जो ये बाय द एंड ऑफ 2014, ये लाइन अंडरलाइन है ना, हाईलाइट है, इस चीज़ को आपने अच्छी तरह से देख लेना है। बाकी ये एंड वाली जो लाइन है, इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। कितने MBPS थे, तो ये 16। ये although मोबाइल डाटा कनेक्शन आर टिपिकली स्लोअर रेंजिंग फ्रॉम 16 MBPS एवरेज इन द यूनाइटेड किंगडम टू 1 MBPS इन न्यू कैलिडोनिया, ये आपने चीज़ याद रखनी है। उसके बाद है इवन दैट 1 MBPS रेट कैन सपोर्ट बेसिक वीडियो एट 640 kbps, ये आपने याद रखना है। MBPS स्टैंड फॉर मेगाबिट्स पर सेकेंड। अब जो FCC है ना, फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन, उनके मुताबिक जो 4 MBPS है ना, उसकी स्पीड एक HD वीडियो स्ट्रीम करने के लिए ना काफ़ी है, ठीक है, काफ़ी है ना, काफ़ी नहीं बोला, करने के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंटेंट। कंटेंट मीन मवाद। अब कंटेंट से मुराद क्या है, कंटेंट से मुराद हर वो चीज़ है जो सुनी जा सके, चाहे अब वो मूवीज़ हों, डायलॉग हों या लेक्चर हो, कंटेंट है। अब ना चेंज क्या हुआ यहाँ पे, अब चेंज क्या आया कि पहले हमें लिमिटेड रिकॉर्डिंग्स पर गुजारा करना पड़ता था, लेकिन अब क्या है, अब ना यूट्यूब जब लॉन्च हुआ इन 2005 एंड अदर स्ट्रीमिंग सर्विसेज, तो तब से क्या मसला है कि अब ना हमारे पास कंटेंट तो बहुत है, बेशुमार पड़ा है, लेकिन असल बात क्या है, असल मसला क्या है कि उस जो सही वाला कंटेंट है ना, उसको ढूंढना कि हमारे लिए क्या बेहतर हो सकता है, ये चीज़। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंट्रोल्स एंड हेल्प ऑप्शन। इसमें क्या है, इसमें ना एक मेन हमारे पास फ्रेमवर्क है CODE, एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। अब ये याद रखना है एक तो कि CODE है बाय कार्डिनस क्लोरस एंड ग्रुबा, क्लैरस एंड ग्रुबा, 2013 है। और इन्होंने जो फ्रेमवर्क दिया था उसका नाम क्या था, CODE, CO फॉर कंसेप्चुलाइजिंग एंड DE फॉर डिज़ाइनिंग। हेल्प ऑप्शन टू सपोर्ट सेकंड लैंग्वेज लिसनिंग, आपने ये चीज़ याद रखनी है।
अब क्या हुआ कि जो है ना शेपिल है, और ड्राइंग ऑन द वर्क ऑफ शेपिल अमॉन्ग अदर्स दे डिवाइड हेल्प ऑप्शन इनटू 4 कैटेगरीज: ऑपरेशनल, रेगुलेटरी, कंपनसेटरी एंड एक्सप्लेनेटरी। अब क्या हुआ कि यहाँ पर इन्होंने ना हेल्प ऑप्शन को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, कार्डिनस, क्लोरस और ग्रूबा ने। अब 4 कौन सी हैं? ऑपरेशनल हेल्प है, रेगुलेटरी है, कंपनसेटरी है और उसके बाद एक्सप्लेनेटरी है। अगर 1 बाय 1 हम इनको देखें शॉर्ट तो क्या है कि ऑपरेशनल हेल्प किस चीज़ पे फिट हो रहा है? इन द कैटेगरी ऑफ टेक्निकल सपोर्ट एंड ट्रेनिंग, कि ये एक टेक्निकल सपोर्ट है और मैनुअल्स और ट्यूटोरियल्स के सॉफ्टवेयर को कैसे चलाना है इस चीज़ के बारे में है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रेगुलेटरी हेल्प ऑप्शन। ये क्या है? रेगुलेटरी हेल्प ऑप्शन आर दोज दैट एम टू प्रिपेयर द लर्नर फॉर अ पर्टिकुलर टास्क एंड रिफ्लेक्ट ऑन द टास्क आफ्टर इट्स कंप्लीशन, यानी कि टास्क से पहले और जो बाद की गाइडेंस है वो है। अब उसके बाद आ जाता है हमारे पास कंपनसेटरी हेल्प ऑप्शन। ये क्या है? कंपनसेटरी हेल्प ऑप्शन ये है कि इसमें ना टेक्नोलॉजी इनपुट को बदल देती है ताकि समझ आ जाए, जैसे कि सब टाइटल हो गए, ट्रांसक्रिप्ट हो गए, पॉज बटन हो गए, वॉल्यूम कंट्रोल और स्लो बैक प्ले बैक, मतलब स्पीड कम करना, स्पीड तेज करना, ठीक है। शायद मैंने कोई वर्ड गलत बोल गई हूँ, प्ले बैक बोला है, मुझे लग रहा है कि मैंने गलत बोल दिया। अच्छा, अब हमारे पास फाइनल वाली कैटेगरी है, वो है एक्सप्लेनेटरी हेल्प। एक्सप्लेनेटरी हेल्प में क्या है कि ये इनपुट को ना मज़ीद वाज़ह कर देता है, जैसे कि डिक्शनरी लिंक्स दे देना या ग्रामर एक्सप्लेनेशन या फिर कल्चरल नोट्स वगैरह। अब आपके पास जो यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है ना इम्पोर्टेंट, वो क्या है? मतलब ये ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है, उसके बाद MCQs में भी, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि CODE फ्रेमवर्क किसने दिया? तो इसका जवाब है कार्डिनस, क्लोरा और ग्रूबा ने, और 2013 में, ठीक है। ये आपने चीज़ याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक, वो है टेक्नोलॉजी लिसनिंग एंड SLA थ्योरीज। अब ये जो है ना हमारे पास हिस्सा, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, क्योंकि इसमें ना हमने उन स्कॉलर्स की बात करनी है जो कि ये जिन्होंने बताया है कि टेक्नोलॉजी और जो ज़बान है ना, इनका आपस में, टेक्नोलॉजी और ज़बान सीखने का जो अमल है, इनका आपस में क्या लिंक है। पहले हम देख लेते हैं कि जो रिसर्च है ना, अक्सर रिसर्च उनमें लोग थ्योरीज तो यूज़ करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि टेक्नोलॉजी का उस पर क्या असर होता है। यहाँ पर हमने ना 3 जो बड़े मॉडल्स हैं वो पढ़ने हैं। एक हमारे पास है शेपिल का, दूसरा हमारे पास है प्लेस एंड जोन्स का 2005, अंडरलाइन वर्ड है, अंडरलाइन है सामने ही आपके। उसके बाद हमारे पास है गो का 2012। ये 3 है हमारे पास, इनको हम 1 बाय 1 देखेंगे। पहले हमारे पास आ जाती हैं शेपिल 2003 में, इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव। अब सबसे पहले जो नाम आ गया कैरल शेपिल का, इनका कॉन्सेप्ट क्या है? इनका कॉन्सेप्ट है कि ये कहती हैं, जो शेपिल है ना, ये कहती हैं कि कंप्यूटर को एक ह्यूमन इंटरलोक्यूटर समझा जाए, यानी कि इंसान से बात करने वाला। उसके बाद इनका मेन गोल क्या था? इनका मेन गोल ये था कि ऐसे टास्क को डिज़ाइन करना जो लर्नर्स की जो अटेंशन है ना, उन लर्नर्स की तवज्जो को ख़ासतौर पर लिंग्विस्टिक फॉर्म्स पर दिलवाए, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर आ जाता है प्लेस एंड जोन्स का 2005। इनका जो है ना मल्टीमीडिया मॉडल। अब ये जो मॉडल है ना, ये मेयर्स कॉग्निटिव थ्योरी पर बेस करता है, और इसमें एक जो है ना बहुत एक अहम जो एक असूल है वो है डुअल कोडिंग का। अब डुअल कोडिंग क्या चीज़ है? डुअल कोडिंग है कि जब हम ना करते हैं एक साथ ना इकट्ठी ऑडियो और पिक्टोरियल इनपुट लेते हैं, तो हमारा दिमाग जो है वो उन्हें पैरेलल प्रोसेस करता है, और जिससे लर्निंग बेहतर हो जाती है, यानी कि हमारा सुनना और देखना जो है ना, ये इकट्ठी चीज़ चल रही हो। उसके बाद है कॉन्टिग्यूटी प्रिंसिपल। अब कॉन्टिग्यूटी प्रिंसिपल क्या है कि अगर टेक्स्ट और तस्वीरें जो है ना वो एक दूसरे के करीब होंगे तो समझ ज़्यादा अच्छी तरह से आएगा, ये चीज़ है। नेक्स्ट ना यहाँ पर है कि मल्टीमीडिया मॉडल प्रिंसिपल के ना 3 प्रिंसिपल मल्टीमीडिया के ना 3 प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, और वो कौन कौन से हैं? एक तो है मल्टीमीडिया प्रिंसिपल, उसके बाद है इंडिविजुअल डिफरेंस प्रिंसिपल, और फिर है एडवांस ऑर्गेनाइजर प्रिंसिपल। ये 3 है, ये आपने याद रखने हैं। अब देखिए यहाँ पर है, दे यूज देयर मॉडल टू इंटरप्रेट द मल्टीमीडिया रिसर्च एग्जिस्टिंग अप टू दैट टाइम एंड ऑफर 3 प्रिंसिपल फॉर यूजिंग मल्टीमीडिया। कितने प्रिंसिपल्स ऑफर किए थे? 3 प्रिंसिपल्स ऑफर किए थे, ये आपने याद रखने। अब वो 3 कौन कौन से थे? मल्टीमीडिया, इंडिविजुअल और एडवांस ऑर्गेनाइजर। अब मल्टीमीडिया प्रिंसिपल क्या है कि बच्चे सिर्फ टेक्स्ट की बजाय, मतलब कि सिर्फ एक टेक्स्ट ना लें, बल्कि उसकी बजाय टेक्स्ट प्लस पिक्चर, इन दोनों से बेहतर सीखते हैं। ये मल्टीमीडिया प्रिंसिपल है। इंडिविजुअल डिफरेंस प्रिंसिपल में क्या चीज़ आ जाती है कि हर स्टूडेंट की जो पसंद है वो अलग, इंडिविजुअल से आपको पता लग रहा है कि हर एक अलग बच्चा, हर स्टूडेंट की पसंद अलग होती है। कुछ को विजुअल पसंद है और कुछ को वर्बल। अब ये चॉइस ना इन्हें देनी चाहिए,
कुछ को देखना पसंद है और कुछ को सुनना। अब एडवांस ऑर्गेनाइज प्रिंसिपल में क्या आ जाता है कि लिसनिंग जो है वो शुरू करने से पहले अगर कोई विजुअल हिंट या कोई समरी दे दी जाए तो इससे क्या होगा, इससे एक्विजिशन जो है वो फास्ट हो जाती है। फिर हमारे पास थर्ड आ जाता है वैंडरग्रिफ्ट और गो का 2012 में मेटाकोग्निटिव मॉडल है इनका। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि ये जो मॉडल है ना, ये लिसनिंग को एक कोग्निटिव प्रोसेस के तौर पर देखता है और इसका सबसे जो मेन एक बड़ा पॉइंट है वो क्या है, मेटाकोग्निशन, यानी कि अपनी ही जो सोचने का अमल है ना उसको समझना, उसके बारे में सोचना। अब इन्होंने स्टूडेंट को क्या कहा, इन्होंने स्टूडेंट को क्या कहा कि स्टूडेंट्स जो है ना वो खुद मुख्तार होने चाहिए, खुद मुख्तार स्टूडेंट्स को बनाना चाहिए। और यहाँ पर इन्होंने स्टूडेंट्स के जो है ना 3 किस्म का जो नॉलेज है ना, उन्होंने कहा कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो तलबा है, उनको 3 किस्म का नॉलेज है उनके पास ज़रूरी है। और वो 3 किस्म का नॉलेज कौन सा है, पर्सनल नॉलेज है, टास्क नॉलेज है और स्ट्रेटजी नॉलेज है। अब पर्सनल नॉलेज क्या है बच्चों के, अब पर्सनल से ही आपको पता लग रहा है कि अपनी कमज़ोरियों को पता होना चाहिए। टास्क नॉलेज क्या है कि ये पता होना कि इस लिसनिंग टास्क का असल मकसद क्या है। स्ट्रेटजी नॉलेज का है कि ये पता होना कि कब पॉज करना है, कब डिक्शनरी यूज़ करनी है। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ जाती है। तो ये हमारे पास थी तीनों थ्योरीज, शेपिल की है कंप्यूटर एज अ ह्यूमन, प्लेस एंड जोन्स की थी डुअल कोडिंग और वैंडरग्रिफ्ट और गो की है मेटाकोग्निशन। अब इन थ्योरीज का मकसद सिर्फ लिसनिंग नहीं है बल्कि इनपुट इन्हेंसमेंट भी है। अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है टेक्नोलॉजी मेडिएटेड लिसनिंग रिसर्च एंड प्रैक्टिस। यहाँ पर ना जो एक सबसे ज़्यादा जो ये वाला हिस्सा है ना, जो ये वाला पार्ट है, ये क्या है, एक रिसर्च बेस्ड है। यानी कि इसमें हम ये देखेंगे कि कैप्शन और जो मल्टीमीडिया है ना वो वाकई कितनी एक असर रखते हैं और रिसर्चर जो हैं वो इनके बारे में क्या कहते हैं। पहले हम देख लें कार्डिनस, क्लोरा एंड ग्रूबर, टाइपोलॉजी ऑफ हेल्प ऑप्शन, यूज़ ऑफ कैप्शन एंड ट्रांसक्रिप्ट। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि जो है ना, अब हमने ना उन 4 बड़े एरियाज़ की बात करनी है जिन पर पिछले 20 सालों से रिसर्च हो रही है। एक है कैप्शन और ट्रांसक्रिप्ट, दूसरा है मल्टीमीडिया, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक ग्लोसरीज एंड डिक्शनरीज और फिर है प्ले स्पीड कंट्रोल फॉर स्लोइंग द स्पीच रेट। पहले बच्चों हमारे पास आ जाता है कैप्शन एंड ट्रांसक्रिप्ट्स। सबसे पहले तो बात करते हैं ना कैप्शंस की। कैप्शन यानी कि जिन्हें हम सब टाइटल्स भी कहते हैं। जो बोरिस है और लेफाफिएट है, अमंग द फर्स्ट स्टडीज यूजिंग रैंडम एक्सेस टेक्नोलॉजी अ वीडियो डिस्क वाज बाय 1994। अब इसमें क्या, इनका क्या कहना है, इन्होंने कहा कि जब स्टूडेंट्स के पास कैप्शन का कंट्रोल होता है तो उनकी जो कंप्रीहेंशन है और जो स्पीकिंग है वो दोनों बेहतर होती हैं। उसके बाद विंग कैस वगैरह ये 2010 में ये क्या कहते हैं कि जो है ना राइटिंग सिस्टम है, जो ज़बान का रस्मुल ख़त है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इन्होंने ये बात की, कहते हैं कि अगर आप स्पेनिश सीख रहे हैं ना, जिसकी जो ABC है वो इंग्लिश की तरह है, तो इंग्लिश की जैसी होती है, तो पहली बार ही कैप्शन ऑन रखने से फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप चाइनीज़ या अरेबिक सीख रहे हैं तो पहले आप बगैर कैप्शन के सुने और दूसरी बार आप कैप्शन ऑन करके देखें ताकि आपको कॉन्टेक्स्ट जो है ना वो समझ भी आ जाए। फिर हमारे पास आ जाता है यहाँ पर फॉर इंस्टेंस एग्जांपल है लेविड्ज और जैंकी 2013 में टेस्टेड लर्नर रिलायंस ऑन कैप्शन विद हाई स्कूल EFS स्टूडेंट। अब ये क्या है, इन्होंने ना बताया कि जो लोअर लेवल लर्नर है ना, जो शुरू वाले स्टूडेंट्स होते हैं, जो शुरू वाले लर्नर होते हैं, वो कैप्शन पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर हमारे पास एक आ जाता है कि ये देखें हाई सम स्कॉलर सच एज डेनन फोकस ऑन पॉजिटिव अफोर्डेंस ऑफ कैप्शंस वैंडरग्रिफ्ट एंड गो अमंग अदर एक्नॉलेज द वैल्यू ऑफ कैप्शन फ्रॉम वोकैबुलरी। अच्छा, ये चीज़ आपने एक नज़र देख लेनी है, इसमें और ऐसा कोई भी नहीं है। फिर यहाँ पर एक एंड पे दिया हुआ है कि वैंडरग्रिफ्ट और गो जो है ना 2012 में इन्होंने ना इन्होंने वार्न किया था कि वो कहते हैं कि कैप्शन से ना ये पता नहीं चलता कि स्टूडेंट लिसन कर रहा है सिर्फ या सिर्फ रीड कर रहा है, मतलब वो इसे ना रीडिंग से रिप्लेस कर देते हैं। ये चीज़ किसने कही थी, वैंडरग्रिफ्ट और गो ने 2012 में इन्होंने ये स्टेटमेंट्स दी थी। अच्छा बच्चों, अब नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीमीडिया। यहाँ पर ना प्लेस और जो जोन्स है ना वो क्या कहते हैं, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक ना फ्रेंच सीखने वालों पर एक्सपेरिमेंट किया और नतीजा क्या निकला कि जिन लोगों ने रिटन प्लस पिक्टोरियल यानी कि जिन्होंने लिखा हुआ भी और तस्वीरें हैं, इन दोनों एनोटेशंस को देखा ना, उन्हें ज़बान ज़्यादा याद रही। फिर यहाँ पर हमारे पास है 2001 में इन्होंने क्या कहा कि जो वीडियो वाली डेफिनेशंस है ना वो स्टैटिक पिक्चर से ज़्यादा असरदार होती हैं। ये आपने याद रखना है। ये ऐसा ईयर 2001 की इनकी स्टेटमेंट है, कंक्लूड दैट वर्ड ग्लोस विद टेक्स्ट एंड वीडियो वर मोर रीडली रिकॉर्ड देन दोज विद टेक्स्ट प्लस अ स्टैटिक पिक्चर। ठीक है, ये हाईलाइट नहीं है ना अंडरलाइन है, ये चीज़ ये आपने याद रखनी है ऑब्जेक्टिव के लिए। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक ग्लोसरीज एंड डिक्शनरीज। ये क्या है, यहाँ पर ना कार्डिनस, क्लोरस और जो ग्रूबर है इन्होंने इस चीज़ को क्या कहा, एक्सप्लेनेटरी हेल्प कहा है। देखें
कार्डिनस, क्लर्स एंड ग्रुबा कैटेगराइज बोथ इलेक्ट्रॉनिक ग्लॉसरीज और डिक्शनरीज को एज एक्सप्लेनेटरी हेल्प ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ पर ना एक जो रिसर्च है 2013 में जिन और डेफिल की, वो क्या कहते हैं कि जिन और डेफिल 2013 में उनकी जो एक रिसर्च है ना, उसके मुताबिक क्या है कि लोग रीडिंग के लिए तो किस चीज़ को लोग रीडिंग के लिए तो 74% डिक्शनरीज को यूज़ करते हैं, लेकिन लिसनिंग के लिए 21। अब देखें 21.3 अगर आ गया तो फिर अपने 21.3 ही ऑप्शन लगाना है। एमसीक्यूज़ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सिर्फ 21 आ रहा है तो फिर 21 सही है। इसी तरह अगर 73.9 है तो ये लगाएं, लेकिन अगर 73.9 नहीं है और 74 है तो वो लगा दें। फिर ये ना हो कि 70 और 72 ढूंढ रहे हो कि 73 के करीब 72 आ रहा है, तो अगर 21.3 है ये 21 तो ये दोनों ठीक हैं, और 73.9 है और 74 तो ये दोनों ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है 2013 में जो इनकी रिपोर्ट थी, वेयर ऑफ स्टडी वेयर ऑफ 211 रिस्पोंडेंट, ये अपने कितने रिस्पोंडेंट से 211 ये अपने याद रखने हैं, और कितने परसेंट जो है वो लिसनिंग के लिए और कितने परसेंट रीडिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो 74% डिक्शनरीज को यूज़ करते हैं रीडिंग के लिए, और जो 21% है वो लिसनिंग के लिए। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जब लिसनिंग के दौरान डिक्शनरीज खोले ना तो थोड़ा मतलब मौत लगती है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वीडियोस के साथ मतलब वीडियोस के साथ साथ चल रही होती है ना। लेकिन अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन यहाँ पर है क्लिस्टोर, ये है इसका सोल्यूशन। ये एक इस जैसी जो वेबसाइट है ना, ये बेहतरीन है, जहाँ पर आप कैप्शंस में ना किसी भी वर्ड पर क्लिक करेंगे तो वो फ़ौरन उसका मतलब देख सकते हैं वहाँ पर, और जो वीडियो है वो भी खुद ब खुद पॉज हो जाती है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है प्ले स्पीड कंट्रोल्स। वन ऑफ द मोर रिमार्केबल अफोर्डेंस ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इज द पोटेंशियल टू स्पीड अप और स्लो डाउन स्पीच रेट। ठीक है, प्ले स्पीड कंट्रोल से ही आपको समझ आ गया है कि ये क्या चीज़ है। अब ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं ना जो सुनने में हमें बहुत जादू जैसी लगती है। वीयू वालों के लिए तो बिल्कुल ही कोई फिर अलादीन की चिराग की तरह है ना, क्योंकि वो तो 2 की स्पीड पे करके उन्होंने देखना होता है, एंड पे मतलब पेपर वाले दिन ही सारे उन्होंने लेक्चर सुनने होते हैं। तो प्ले स्पीड कंट्रोल क्या है? यानी कि स्लोइंग डाउन द स्पीच। अब डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है ना, उसकी सबसे बड़ी जो सहूलत है, सबसे बड़ी जो अफोर्डेंस है वो ये है कि हम ऑडियो की जो रफ्तार है ना, जो स्पीड है, उसको हम कम से ज़्यादा कर सकते हैं बिना उसकी पिच को बदले। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास एक आ रहा है कि एनालॉग वर्सेस डिजिटल। अनलाइक एनालॉग सिस्टम वेयर स्लोइंग स्पीड आल्सो मीन्स लोअरिंग द पिच। ये आपने अब याद रखना है, आपके ट्रू फॉल्स ऑब्जेक्टिव के लिए ये चीज़ है कि अब यहाँ पर अगर हम एनालॉग वर्सेस डिजिटल की बात करें ना, कि पुराने जो टेप्स हैं ना, उनमें जब स्पीड कम करते हैं तो उनकी आवाज़ ना बड़ी मतलब भारी हो जाती है, डीप हो जाती थी। लेकिन डिजिटल में ना क्या है कि आवाज़ नेचुरल रहती है, बस जो वर्ड्स के दरमियान वक्त है ना वो ज़रा बढ़ जाता है। मतलब वो ऐसा जाता है कि पुराने टेप्स में जब स्पीड कम करते थे तो आवाज़ भारी हो जाती थी। ठीक है, मतलब वो थोड़ा तेज़ हो जाता है, लेकिन जो वो नेचुरल रहता है। अब यहाँ पर जो ज़ाहू है ना 1997 में, उन्होंने एक चीज़ को साबित किया कि जब जो लर्नर्स हैं ना वो खुद स्पीड कंट्रोल करते हैं तो उनकी समझ जो है वो, उनकी कंप्रीहेंशन है, उसमें बहुत इजाफा होता है। और इसे क्या कहते हैं? इसे प्रोसेसिंग टाइम बढ़ाना कहते हैं। अब जैसे मैं तेज़ी से बोल रही थी तो वो अलग बात है, लेकिन अगर एक जो बच्चा देख रहा है, जो बच्चा सुन रहा है, वो खुद अपने हिसाब से अपनी उस स्पीड को करेगा तो वो अलग चीज़ होगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट है, अब यहाँ पर आप देखें कि जो है ना हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है रोस्ट और विल्सन की 2013। अब रोस्ट और विल्सन जो है ना, इन्होंने टेक्नोलॉजी को ना एक नेचुरल हिस्सा बनाया, और लिसनिंग जो है ना उसको 5 फ्रेम्स में डिवाइड कर दिया। पहला हमारे पास है अफेक्टिव, फिर टॉप डाउन, बॉटम अप, इंटरेक्टिव और ऑटोनोमस है। अब अगर हम इनको 1 बाय 1 देखें तो क्या है अफेक्टिव फ्रेम क्या है? इसमें ना स्टूडेंट की मोटिवेशन अहम है। ठीक है, और जैसे कि अगर हम एक एक्टिविटी देख रहे हैं, जैसे टीचर जो है ना वो स्टूडेंट को उसके पसंदीदा हॉबीज़ जो है ना उसकी यूट्यूब वीडियोस दिखाता है, तो ये चीज़ आ जाती है कि स्टूडेंट्स की मोटिवेशन इसमें अहम है। फिर हमारे पास है टॉप डाउन में है कि ओवरऑल आइडिया समझाना, और बॉटम अप फ्रेम में क्या है कि छोटे छोटे साउंड्स और वर्ड को पहचानना। और उसके बाद इंटरेक्टिव फ्रेम है, इंटरेक्टिव फ्रेम में आ जाता है कि 2 लोगों की बातचीत होती है। और फिर हमारे पास आ जाता है ऑटोनोमस फ्रेम। ऑटोनोमस आपको पता लग रहा है कि खुदी या खुद मुख्तारी। यहाँ टेक्नोलॉजी ना सबसे अहम है, यानी कि इसमें ना स्टूडेंट्स बाहर जाकर खुद सीखता है। और है हमारे पास रोमियो और ह्यूबर्ट की 2010 रिपोर्ट। इसमें क्या है
बच्चों सिर्फ जो टेक्नोलॉजी है ना वो होना काफ़ी नहीं है, बल्कि उसे यूज़ करना आना चाहिए। अब यहाँ पर जो ये मॉडल है ना, इसमें 3 किस्म की ट्रेनिंग दी जाती है। एक है टेक्निकल ट्रेनिंग, फिर है स्ट्रेटेजिक ट्रेनिंग और फिर है पेडागोजिकल ट्रेनिंग। अब ये क्या है? टेक्निकल ट्रेनिंग जो फर्स्ट है उसमें है कि बटन कैसे दबाना है या हेल्प ऑप्शन कैसे यूज़ करना है। जो सेकंड ट्रेनिंग है उसमें है कि वोकेबलरी सीखने के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। स्ट्रेटजिक ट्रेनिंग से ही आपको पता लग रहा है। और थर्ड है ये बताना कि हम जो प्री लिसनिंग है या जो हमारी डिक्टेशन है वो कर ही क्यों रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन द वाई। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, चैप्टर बहुत लंबा है, करंट ट्रेंड्स एंड फ्यूचर डायरेक्शन आ जाती हैं। क्या है हमारे पास जो है ना, अच्छा अब एक चीज़ देखें ना कि आजकल हर कोई मोबाइल डिवाइसेस यूज़ कर रहा है, और डिमो और जो कुल्स का है ना, और हिल्म 2010 में वो कहते हैं कि मोबाइल से जो स्टूडेंट है वो लाइफ स्टाइल के मुताबिक कहीं भी सीख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास जो ये आपने पढ़ लेने हैं, जो पॉडकास्टिंग की कुछ बेनिफिट्स दिए हुए हैं, पॉडकास्टिंग के फ़ायदे दिए हुए हैं कि क्लासेस रिकॉर्ड हो सकती हैं, प्रोनाउंसिएशन बेहतर होती है, और इस तरह के ना ये बाकी आपके पास पॉडकास्टिंग इज़ हाईली बेनिफिशियल फॉर लर्निंग। फॉर एग्जांपल दे कैन रिकॉर्ड क्लासेस, स्टूडेंट रिकॉर्ड एपिसोड्स, गुड फॉर असेसिंग प्रोनाउंसिएशन, शॉर्ट रेडियो शोज फ्लेक्सिबिलिटी, प्लेबैक, और यूनिवर्सिटी FM रेडियो, ये आपने सारे याद कर लेने हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास आ जाता है अनदर ट्रेंड इन द डेवलपमेंट ऑफ कंटेंट फॉर लिसनिंग इन्वॉल्व द कलेक्शन ऑफ एनरिच्ड मीडिया फॉर द लर्नर इन द टर्म ऑफ टॉपिक लैंग्वेज। ये आपने इसके लिए ऑब्जेक्टिव के लिए और ट्रू फॉल्स के लिए याद रख लेने हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए कंटेंट क्यूरेशन की डेफिनेशन है। कंटेंट क्यूरेशन क्या होता है कि यानी आज मटेरियल तो बहुत है, मवाद तो बहुत है, कंटेंट तो हमारे पास बहुत है, लेकिन सही चीज़ को चुनना क्या कहलाता है? क्यूरेशन कहलाता है। क्यूरेशन क्या है, कंटेंट क्यूरेशन क्या है कि ह्यूबर्ट 2011 के मुताबिक कि आज जो हमारे पास है ना वो मटेरियल तो बहुत है, लेकिन सही चीज़ को चुन के ले आना, ये क्यूरेशन है। और क्यूरेटर एक एक्सपर्ट जो बेस्ट वीडियो सेलेक्ट करे, उनका लेवल बताए, और जो मुश्किल वर्ड्स हैं उनकी लिस्ट साथ दे। जैसे यहाँ पर है हमारे पास एग्जांपल्स के लिए दिए हुए हैं, जो कि TED है, उसके बाद ये वाला, ठीक है, TED है, और TED टॉक्स है, और क्लिस स्टोर है, जहाँ पर 50 लैंग्वेजेस का क्यूरेटेड मटेरियल मौजूद है। ये आपने याद रखना है, ओवर 50 लैंग्वेजेस अवेलेबल। इस तरह की चीज़ें ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास दी हुई हैं कुछ फ्यूचर विश लिस्ट दी हुई हैं। वो कौन सी हैं? अब फ्यूचर में ना हम क्या चाहते हैं, अब चैप्टर एंड होने वाला है। फ्यूचर में हम क्या चाहते हैं कि ऐसे प्लेयर्स जो कि प्रोसेस को ख़ुद ही लंबा कर दें, ताकि हमारी जो हमें जो है ना वो सोचने का वक्त मिल जाए। और उसके बाद यहाँ पर कुछ टूल्स हैं, एप्लीकेशन सच एज EVAER, इन जैसे टूल्स जो कि स्काइप्स की बातों को रिकॉर्ड करके उनको एनालिसिस कर दें। उसके बाद है वेरिएबल कंप्यूटर्स हैं, यानी कि स्मार्ट वॉच और 3D इमर्सिव इन्वायरमेंट, ये VR, इसका इस्तेमाल। और यहाँ पर जी ये था हमारा लेसन नंबर 13 ख़त्म हुआ। मुबारक हो। यहाँ पर हमने देखा कि लिसनिंग जो है वो सिर्फ सुनना नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी के ज़रिए उसे एंगेज प्रोसेसिंग बनाना है। और यहाँ पर कुछ जो रिसर्चर्स हैं ना, ज़ाहू, रोस्ट और हिबर्ड है, इनके नाम है, उनकी जो थ्योरीज़ हैं वो आपने लाजमी रिवाइज़ कर लेनी है। जो बाकी वो कैटेगरीज़ वगैरह थी वो भी। और बस यही था लेसन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 14 के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।